नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उसी मामले पे। ये जो परसों की बात है कि कानपुर की महिला आशुलिपि ने 6ठी मंजिल से कूद के अपनी जान दे दी थी, तो उसी के बारे में कई सारी चीज़ें निकल के अब सामने आ चुकी हैं। फिर कह लो कि पता ही चल चुका है कि किन वजहों से उस लड़की को इतना परेशान किया गया कि उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो कौन कौन अधिकारी शामिल थे, उसको जातिगत परेशान किए, उसकी जाति को लेकर के मानसिक तौर पे इतना प्रताड़ित कर दिए, शारीरिक शोषण तक, मतलब कि कुछ भी बचा नहीं। इकलौती वो महिला स्टेनोग्राफर थी, ऐसा कहा जा रहा है उस न्यायालय परिसर में। ठीक है, स्टेनो पद की बात कर रहा हूँ। तो इतना इन लोग परेशान कर दिए हैं कि यहाँ तक कि जज ने भी उस पर कुछ नहीं किया। जज तक को सारी बातें पहले बता दी गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लड़की के माता पिता और जो परिवार के अन्य जन हैं उनका कहना है। ठीक है, अब किसी बाप की बिटिया मरी हो, किसी माँ की लड़की मरी हो, तो झूठ तो बोलेगा नहीं आदमी। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम लोग खुल के बात करेंगे। कौन कौन अधिकारी शामिल था, किस हद तक उस बेचारी को परेशान किया गया और क्या कुछ बातें थीं। सारे मतलब कुछ भी अब छिपा नहीं रह गया। अब बात यही है कि वाकई में उसको न्याय मिलेगा भी या नहीं। बस यही है कि चलो रफा दफा करो, मामला हटाओ। एक मामूली लड़की ही तो थी, चलो हटाओ, मर गई मर गई। ठीक है, अब यही सारी चीज़ें इसमें लीपा पोती वाला काम है। तो वाकई में उसको न्याय मिलता है नहीं, आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। और आप भी इस चीज़ को थोड़ा समझिए। आप लोगों को अब एकजुटता दिखानी होगी, क्योंकि मैं तो वहाँ अंदर देखो हूँ नहीं। नौकरी आप कर रहे हैं, विभाग आपका है। आप लोगों को ही एकजुटता दिखा करके सामने आना पड़ेगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। और एक बात, ये तो चलो एक मामला है, अभी कुछ नहीं हुआ, आगे चल के और किसी के साथ होगा तो फिर क्या होगा। क्योंकि ये तो चलो इस लड़की ने, मतलब इस लड़की को इतना परेशान कर दिया गया, इसका मतलब सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल से खत्म हो चुकी थी। उसके पास एक यही विकल्प था कि चलो हटो, खत्म ही हो जाओ, बस बात खत्म करो। आज भी जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन और कल की बात है, मेरे पास 3-4 लड़कियों का मैसेज आया कि भैया उनको भी ऐसे ही परेशान किया जा रहा है। ऐसे ही कौन परेशान कर रहा है? सीनियर अधिकारी। ठीक है, और महीने भर पहले से ही मैसेज आते थे कि भैया ऐसी सी बात है, ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, परेशान करते हैं, कमेंटबाजी करते हैं, बिल्कुल से मतलब आफत कर दिए हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हैं, ये तो केवल एक मामला है। ऐसी कई लड़कियां हैं जिनके साथ आज भी यही चीज़ हो रहा है। तो अगर आप लोग इन सारी चीज़ों को नहीं समझोगे, एकजुटता नहीं दिखाओगे, तो आज एक मामला हुआ है, कल को फिर और कुछ होगा, तो फिर क्या करोगे बताओ। तब ये होगा कि लड़कियाँ नौकरी ना करें, फिर घर में बैठें सब, और ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो सारी चीज़ों को आपको भी समझना पड़ेगा। समाज आपका है, आप भी समाज में रह रहे हो, तो आपको भी कुछ सोचना समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, ताकि ये उन लोगों तक भी पहुँचे जिनके साथ गलत हो रहा है, वो भी आवाज़ उठाएं इसके खिलाफ। जान उन देने कोई मतलब नहीं। तुम अपनी जान काहे दे रहे हो, सामने वाले की लो। तुमको जो परेशान करे, तुम्हें कोनो दिक्कत नहीं, तुम बदला लो, तुम उसको मारो। सीधी सी बात है, मेरी नज़र में तो यही, कोई तुम्हें परेशान करे तुम उसे मारो, तुम्हें अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। सारी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं कि किसने परेशान किया, कितना परेशान किया, किसकी क्या भूमिका थी, कुछ भी बचा नहीं रह गया है। लड़की के माँ बाप ने सब कुछ कबूल दिया है। तो आज की इस वीडियो पर हम इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी है। जैसा कि आप लोग जान भी रहे हैं कि टेक्स्ट बुक समय समय पर आप सभी के लिए कोई ना कोई ऑफ़र लेकर के आता ही रहता है, ताकि आप इनसे जुड़ करके कम से कम दामों में यहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकें। तो इतनी समय दिवाली पर टेक्स्ट बुक 2 दिवसीय ऑफ़र लेकर के आया हुआ है, जो कि इनका पहला ऑफ़र है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जो कि मात्र 351 रुपये में है। तो वहीं दूसरा ऑफ़र है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, जो कि 439 रुपये में है। अब इससे कम में क्या ही चाहिए कि आपको साल भर के लिए एक्सेस मिल जाएगा। केवल 1-2 परीक्षाओं के लिए नहीं, इनका ऐप पर तमाम तरीके कई सौ परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है। तो आप उन सभी के लिए योग्य हो जाओगे। चाहे अपने उत्तर प्रदेश राज्य की किसी भी तरीके की भर्ती परीक्षा हो, उसके लिए मॉक टेस्ट मिल जाएगा। केंद्र सरकार की कोई भर्ती हो, फिर किसी अन्य राज्य से आप हों, तो वहाँ से भी जितनी तरीके की भर्तियाँ आती हैं, सभी के लिए आपको यहाँ से मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो ये आपके स्क्रीन पर एक कूपन कोड है मेरा, DKS कैपिटल लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में। तो इस कूपन कोड का आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें 12% तक की और छूट मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर यह कूपन कोड पहले से एक्टिवेट है, तो आप उस पर क्लिक करके इनके ऐप पे जाइए और जो भी आपको इसमें उचित लग रहा हो कोई एक ऑफ़र ले सकते हैं। अब बस टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ करके शानदार तरीके से टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है।
मैं जिस भी आधार पर ये सारी बातें कह रहा हूँ वो अखबार में लिखी है। मेरा इसमें कुछ नहीं, बस मेरी ज़ुबान चल रही है, मेरी आवाज़ है, यूट्यूब चैनल है, बाकी मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो जिसको चुनना उन्ना काटे तो बता दे रहा हूँ, अखबार में जो लिखा वही मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। दो तरीके का अखबार है, एक दैनिक जागरण खबर छपी है, थोड़ा सा उसमें मामला लिखा है, बाकी सब चीज़ दबा दिया गया। क्योंकि अखबार भी देखो ये होता है कि ना, कुछ लोग सतही तौर पर छाप देते हैं। क्यों छाप देते हैं? क्योंकि भाई अब उनके जिले की खबर या उनके आसपास खबर है, चलो छाप दो, थोड़ा मजबूरी भी हो जाती है। हर कोई खुल के सच्चाई नहीं छापता है। एक दैनिक भास्कर अखबार है, उसने सारी चीज़ें परत दर परत खोलते हुए सब कुछ छाप दिया, उसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो हम लोग पहले दैनिक जागरण उस पर क्या कुछ छपा है उस पर देख लेते हैं, फिर दैनिक भास्कर में क्या कुछ खुलासा हुआ है। क्योंकि दैनिक भास्कर ही ऐसा लगता है मुझे, जो ये लोग मतलब कि बड़े काफ़ी मतलब कि घुस के एकदम पूरी तरीके से छानबीन ये लोग करते हैं। चाहे किसी नौकरी में भ्रष्टाचार हुआ हो, उस पर भी ये लोग अच्छे से अपनी खबर करते हैं, खुफिया तरीके से उसकी जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है, स्टिंग ऑपरेशन वगैरह ऐसा कुछ करके। कहीं कुछ और बात हो गई तो वो लोग खुल के हर चीज़ लिखते हैं अपने अखबार में या वेबसाइट में। तो फिर हम उस पर भी देखें क्या कुछ छपा है, ठीक। तो पहले ये देखिए, कल का अखबार है दैनिक जागरण, खबर छपी है कि आत्महत्या से पहले स्टेनो ने माँ को की थी 8 बार कॉल। यही था ना कि लड़की किसी से बात कर रही थी छत पे, तो आप लोग समझते हो अच्छा लड़की किससे बात कर रही थी, तो अपने मम्मी से बात कर रही थी, ठीक है। लिखा है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन कार्यालय में तैनात स्टेनो नेहा ने शनिवार दोपहर आत्महत्या से पहले 41 मिनट में अपनी मां से 8 बार बात की थी। ये बातचीत दोपहर 1:11 से 1:52 के बीच हुई थी, ठीक है। पहली कॉल 4 मिनट 9 सेकंड की थी, जबकि अन्य कॉल भी 3 से 4 मिनट के आसपास रही होगी। आशंका जताई जा रही कि नेहा ने मां को अपनी परेशानी बताई होगी। अब इस अखबार में ये लिखा है कि आशंका जताई जा रही है कि उस लड़की ने अपनी माँ को सब कुछ बताया होगा। आशंका ही जता रहा है, जबकि दूसरे अखबार में सब कुछ साफ साफ लिखा है कि क्या कुछ बात हुई थी, माँ ने क्या कुछ बोला था। तो हर लोग खुल के नहीं बताते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर यह है कि रविवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पिता व अन्य स्वजन ने आरोप लगाया कि उनकी मौजूदगी के बाद भी मुकदमा पेशकार ने दर्ज कराया। पेशकार, ठीक है। पुलिस ने पंचनामे में उनके नाम तक दर्ज नहीं किए। नेहा ने शनिवार दोपहर कचहरी में न्यायालय भवन की 6ठी मंजिल से कूद के आत्महत्या कर ली थी। मूल रूप से घाटमपुर के कोटरा मकरंदपुर निवासी गोविंद प्रसाद शंखवार की बेटी नेहा सिविल जज सीनियर डिवीजन कार्यालय में स्टेनो के पद पर कार्यरत थी। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। लिखा है कि पोस्टमार्टम से जो कुछ पता चला है कि 60 फीट की ऊंचाई से गिरने से नेहा के दोनों पैर टूट गए थे, सिर की हड्डियां चकनाचूर हो गईं, जिससे कोमा में जाने से उसकी मौत हो गई। तो हाँ, ठीक। अब देखिए क्या आरोप लगा है कि बेटी को प्रताड़ित करते थे पेशकार और चपरासी। पेशकार चपरासी की इतनी औकात हो गई कि ये लोग किसी को भी परेशान कर ले रहे हैं। अच्छा, आगे देखते हैं अभी। पिता गोविंद प्रसाद ने आरोप लगाया कि जब वह और अन्य स्वजन घटना के समय मौके पर थे तो मुकदमा पेशकार ने क्यों दर्ज किया। ये पेशकार कुछ ज़्यादा नहीं शरीफ बन रहा है। पुलिस ने भी मनमानी की और पंचनामा भरने में उनके नाम तक दर्ज नहीं किए। उन्होंने पेशकार व चपरासी पर बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पेशकार उसकी पेनड्राइव व दस्तावेज ले जाते थे और 4 दिन बाद वापस करते थे। ये पेशकार, मुझे पेशकार नहीं लग रहा, बहुत बड़ा आपराधिक लग रहा, ये आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। तुम्हारे पास साले पेनड्राइव नहीं थी कि तुम उस लड़की की पेनड्राइव लेके जा रहे हो। फिर लिखा है कि कभी चपरासी कपड़ों पर कोई केमिकल डाल देता था। ये देख रहे हो, ये सब अपराधी भरे पड़े हैं। बताओ, कोई लड़की तुम्हारे यहाँ आके नौकरी कर रही, तुम उसके कपड़े पर केमिकल डालोगे? इन्हें पकड़ो या बल भर रगड़ो, ये दोनों शामिल है इसमें अच्छे तरीके से। तो ये तो दैनिक जागरण की अखबार हो, मतलब कि खबर हो गई कि इसमें कुछ क्या कुछ लिखा हुआ। अब आज आपको मैं दैनिक भास्कर में ले चलता हूँ, वहाँ एकदम पूरी तरीके से खोल कर रख दिया है कि हाँ क्या बात थी, क्यों परेशान किया गया, सब कुछ स्पष्ट बताया गया है, ठीक है। तो देखिए दैनिक भास्कर में क्या कुछ छपा है, पूरी गहराई से सारी बातें लिखी हूँ, इसको देख लीजिए। लिखा है कि बेटी को पेशकार और चपरासी परेशान करते थे। जज साहब से शिकायत भी की थी पर बेकार रहा। मतलब कि जज को भी पता था कि परेशान कर रहे हैं, लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज की थी लेकिन हुआ कुछ नहीं, सब बेकार चला गया। कानपुर में जान देने वाले स्टेनो के पिता का दर्द। आगे देखिए। अच्छा, ये जो वेब पेज नॉट अवेलेबल लिखा, ये मैंने इंटरनेट बंद किया है तो इसीलिए, ठीक, वरना प्रचार चलता रहता है बीच में। लिखा है कि मेरी बेटी नेहा, मतलब लड़की के पिता का कहना है कि मेरी बेटी नेहा को ऑफिस में लगातार परेशान किया जा रहा था। पेशकार और चपरासी उसे प्रताड़ित कर रहे थे। उसके साथ जातिगत भेदभाव भी हुआ।
जातिगत शब्द से ध्यान आया, अभी परसों वाली वीडियो में भी मैंने इस पर बोला था, तो कुछ हरामखोर कुकुरमुत्ते प्रवृत्ति के लोग कह रहे हैं तुम तो बस जाति को ही लेकर वीडियो बनाते हो, बस हमेशा जाति जाति करते रहते हो। अबे तुम लोग परेशान कर दियो किसी को उसी चीज़ को लेकर के, तो आदमी बोलेगा नहीं हैं? तुम लोग ये लगता है बस तुम्हारे तो सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारे गोरे चिट्टे हो, तुम्हारे अच्छे हो, तुम्हारे तो सब कुछ सही है, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। अबे तुम्हारे बीच आदमी रह रहा है, तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तो उसको प्यार दो, अच्छे से रहो, वो भी तो इंसान है। खुद भेदभाव करोगे, खुद ही जहर घोलोगे, फिर दूसरे से कहोगे कि अच्छा ये लोग करे भी और कोई बोले भी ना, ये तो हमसे ना हो पाएगा। उस बाप की बिटिया मरी है, उस माँ की लड़की मरी है, तो वो लोग जो बोलेंगे वो माना जाएगा कि तुम साले चिरगुंडे लोग बाहर के कुछ भी बोले तुम्हारी बात मानी जाएगी। खैर, तो ये सारी चीज़, एक तो अपने समाज में यही है कि इसी से हरामी लोग भरे बैठे, क्या करें हम लोग परेशान हो जाते हैं। लिखा है कि जज साहब से मिलकर मैंने शिकायत भी की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आगे देखिए क्या कुछ लिखा है। यह कहना है कानपुर कोर्ट की 6ठी मंजिल से कूदकर जान देने वाली स्टेनो नेहा के पिता का। उन्होंने कहा कि बेटी ने कई बार मदद मांगने की कोशिश भी की थी लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। परिवार का दुख है कि इतनी छोटी उम्र में और नौकरी के चंद महीनों के बाद नेहा ने अपने जीवन का अंत कर लिया। नेहा की मौत की सच्चाई जानने के लिए दैनिक भास्कर ने पिता गोविंद प्रसाद संखवार से बात की। ऐसा क्या हुआ कि अचानक नौकरी लगने के बाद ही कुछ महीने के बाद बेटी ने आत्महत्या कर ली। ऑफिस में उसे किस तरह से परेशान किया जा रहा था, क्या उसे दलित होने की वजह से भी भेदभाव का सामना करना पड़ा था? पिता ने जो कुछ बताया उसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बस मेरी जुबान चल रही है, अखबार में जो छपा है वो है। जगह जौन उखाड़ना उधर जाना, मुझसे चिल्लपू ना करना कोई, ठीक है? मैं बस बोल रहा हूँ बस मुँह से, ठीक। कुछ चित्र नहीं दिखाया जा सकता, यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन वगैरह है, ठीक है। लिखा है कि हाँ, पहला सवाल, बेटी को किस तरीके से प्रताड़ित करते थे? जवाब, बेटी को 2-3 महीने से लगातार परेशान किया जा रहा था। कोर्ट में केवल एक ही महिला की पोस्टिंग थी। अब लिखा है कि कोर्ट में केवल एक ही महिला की पोस्टिंग थी। अब इसको आप ऐसे समझो, किसी जंगल में एक बकरी हो, ठीक है, एक ही बकरी हो, अब आप समझ लो बाकी वो जो खूंखार जानवर होंगे सबकी निगाह उसी पर होगी, चाहे तेंदुआ हो, सियार हो, जो भी जानवर हो, सबकी नज़र उसी बकरी पर रहेगी। तो वही हाल है, वही कहानी है। इनका कहना है कि कोर्ट में केवल एक ही महिला स्टेनो की पोस्टिंग थी। बेटी मेरी अनमैरिड थी, उसे बार बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। कोई बाप है बेवकूफ़ तो है ना झूठ बोलेगा ये कि शारीरिक तौर पर उसको परेशान किया जा रहा था, मानसिक तौर पर, ठीक है? अगर तुमको परेशान करना है तो तुम अपनी बिटिया पैदा करके परेशान कर लो, जौन करना है करो। तुम्हारी बिटिया रही कौन बताओ नहीं करेगी, जौन मर्जी वो करो साला। दूसरे की बहन बेटी को तुम लोग ताड़ रहे हो। एक तो बेचारी किसी तरीके से घर निकल के, अच्छा पहले ज़माने में था लड़कियों को वैसे भी नहीं घर से बाहर निकाला जाता था, इसी वजह से कि बाहर चली गई, कुछ बात हो गई, कोई कांड हो गया। अब जब लड़कियां बाहर निकल रही, नौकरी कर रही, तुम लोग साले जीने भी नहीं दे रहे हो। मेरी जुबान थोड़ा बड़ी अजीब तरीके से, मैं गाली नहीं देता हूँ, हिंदी के इतने अल्फाज हैं मेरे पास, मैं उसी से आदमी झाड़ दूँ, लेकिन यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन है, फिर कहता ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए। यूट्यूबों नहीं समझ पाता मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ पाते, यूट्यूब का समझेगा। तो वही हाल है, जिसको ज़्यादा चुल्ल मची हो तो खुद अपनी बिटिया पैदा करो, जौन करना करो साले तुम, दूसरे की लेकिन ना ताड़ो। देखो जौन करना अपने साथ कर लो, वो बोलेगी भी नहीं, तुम्हारे घर में ही रहेगा। बताओ, लिखा है कि शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान किया गया। इसमें क्या बचा रह गया? 3-4 ही महीना हुआ था, इतना तुम लोग उसको परेशान कर दिए। अब इससे ये जाएगा और भी जो लड़कियां, सोचो उनके साथ क्या कुछ हो रहा होगा। ये तो चलो पता चल गया अभी, ये कुछ बातें, और भी कहीं का मामला दब जाता होगा, पता ही नहीं चलता। और तो और कहीं कहीं लड़कियां किसी से बताती भी नहीं हैं। इसी कहानी को लेकर के याद आ रहा है, पहले उसको सुन लीजिए क्योंकि अभी थोड़ा वीडियो लंबी होने वाली है, कहीं 20-25 मिनट पार ना कर जाए। तो महीने भर पहले मुझे अच्छे से ध्यान है, 2-3 लड़कियों ने मैसेज किया, भैया ऐसी सी बात है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे सीनियर अधिकारी, उन लोगों ने नाम नहीं बताया, बस यही बोला कि सीनियर अधिकारी परेशान कर। हमने कहा भी टिक्का है, किस बात के लिए परेशान? बोले कि काम के लिए तो कर ही रहे हैं, बाकी मेंटली तौर पे बहुत परेशान कर रहे हैं, डांट देते हैं, बेइज्जती कर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोल दे रहे हैं। हम लड़कियां बताओ कैसे उसको सुने, कैसे उसको मतलब झेलें सबके सामने। अरे काम में गड़बड़ी हो जा रही है तो कुछ सिखाओ। अरे नई स्टेनो है कोई, उसको सिखाओ, उसको गरियाने की क्या ज़रूरत है, परेशान करने की क्या ज़रूरत है? यही होगा फिर, लो लड़की घर बैठेगी, कोई भी कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारी बिटिया जाए नौकरी करे। जैसे पहले होता तो वैसे अभी भी होगा आगे फिर।
और कोई तुम्हारे यहाँ आ रहा है तो तुम उसको परेशान कर दे रहे हो, ये कोई बात हुई? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? जिन लड़कियों ने मैसेज किया मैं यही कर सकता हूँ कि हाँ बेटी ऐसा करो वैसा करो, मैं तो वहाँ हूँ नहीं, करना आप ही लोग को है। तो अभी कल ही की बात है, कल देर रात, परसों देर रात किसी से बात हो रही थी, 1-1 बजे की बात है रात को, मैसेज आया कि भैया जो ये कांड हुआ है बिल्कुल ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है, मेरे भी जो अधिकारी ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो हमने यही कहा कि अब इसमें यही है कि देखो, जान उन देने वाली कोई ऐसी बात मत रखना, सामने वाले को तुम परेशान करो, वो साला जान दे, अपनी जान हम काहे दें। तो यही है, जिस भी लड़की को परेशान किया जा रहा हो, चाहे स्टेनो है कहीं भी हो, सीधी सी बात है, देखो अब स्टेनो को ही लेके बता रहा हूँ तो 40-45 हज़ार आपकी तनख्वाह है, ठीक है। 3-4 हज़ार रुपया का एक खुफिया कैमरा खरीदो, जितना छोटा छोटा हो सके, फ्लिपकार्ट में मिल जाए, कहीं भी मिल जाएगा, पता करो, जहाँ भी काम कर रहे हो लगा लो आसपास कहीं भी, या फिर मोबाइल भी कहीं छुपा के लगा सकते हो लगा दो, सब कुछ रिकॉर्ड करके रखो। वहाँ जो हो रहा है ऑफिस में, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं, सब कुछ घर आके कॉपी में लिखो, लिख करके अपने घर में ही बताओ कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दबाओ छुपाओ ना, दबाने छुपाने से कुछ होने वाला नहीं है। हम काहे दबाए छुपाएं, हमारी तो कोई गलती है नहीं। सामने वाला गलत हो तो उसको उजागर करो ना, खुद ही घुट घुट के जियो, खुद ही मरो। लड़कियां ये सोचती हैं कि हम बाहर बताएंगे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लोग हरामी होते हैं बिट्टी, लोग कुछ नहीं सोचेंगे, सोचने दो, कोनो दिक्कत नहीं है। लोगों से क्या मतलब, मेहनत आपकी है, नौकरी आप कर रही हो, काम आप कर रही हो, सब कुछ आपका है, तो फिर लोगों से क्या मतलब। अब ये लोग तो नहीं आ रहे कोर्ट में, ये जब कुछ हुआ ऐसा नहीं तो कोर्ट में यही 2-4-6 लोग रहे होंगे, पूरी कोर्ट में कोई आ रहे, मैंने कहीं कोई खबर ही नहीं सुनी कि हाँ कोर्ट में हंगामा हो गया, लोगों ने घेर लिया, ऐसा वैसा कुछ नहीं। लड़की मर गई, लाश ले गए, बात खत्म। अखबार में 2-4 दिन खबर छप गई, मामला सब खत्म है। पुलिस बोलती है हाँ हम जांच करेंगे, जज से अभी जज वाली पूरी कहानी आ गया है क्या कुछ हुआ था, ठीक है। आप लोग कहोगे अच्छा जज को पता थी, जज ने भी कुछ नहीं किया। तो यही सारी चीज़ें हैं, कैमरा वैमरा लेके रखो, रिकॉर्ड वगैरह करो, और जहाँ हो सके वायरल करो उसको, अपने घर में ही बताओ, जहाँ तक ऊपरी तौर पर हो सके शिकायत करो। कुछ भी छुपाओ उपाओ ना, छुपाने उपाने से कुछ नहीं होगा। जो हरामखोर लोग हैं उनका चेहरा सामने आना चाहिए ना। अच्छा आज छुपा ले जाओगी, कल को किसी और के साथ ये लोग करेंगे, क्या पता पिछला कर चुके हों कांड, तो सामने तो आना चाहिए। तो इसलिए लड़कियों को खुद से दिमाग से काम लेना होगा, रिकॉर्डिंग करके रखो, ऑडियो वीडियो जैसे भी हो सके, जो खास दोस्त हो उसके साथ साझा करो, वो दिमाग देगा। चुपचाप रहोगी, घुट घुट के जीने से ये होगा कि दिमाग काम नहीं करेगा, आप लोग सोच समझ नहीं पाओगी। इस लड़की को किसी ने समझाया होता या कोई वहाँ होता तो ये ऐसा ना करती। फ़ोन पे माँ से बात की तो कितना मम्मी समझा लेगी ना, यही सारी चीज़। मम्मी उधर से क्या बोल रही है, लड़की इधर से क्या समझ रही है, क्या ही समझ में आएगा। ये होता है कि सामने बैठ कोई समझाए, या कैसे भी, एक वही है कि इसके दिमाग पर उतना चीज़ वो असर कर गई कि कोई समझाया होता तो यह ऐसा तो होता ही ना, ठीक है। और फिर कभी कभी बात इतनी ज़्यादा हो जाती है, चाहे शारीरिक तौर पर किसी का शोषण कर लो, इतना परेशान कर दो, तो लड़कियों के मन में यही आता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, चलो जान ही दो, यही होता है ज़्यादातर मामले में, यही होता है। तो समझिए मैं जो कह रहा हूँ, जान देने कोई मतलब नहीं है, कोई परेशान कर रहा है उसको रिकॉर्ड करके रखो, ठीक है, उसको उजागर करो। चलिए बातें बहुत हैं, मैं तो बोलने बहुत बोल जाता हूँ। खैर आगे देखिए, लिखा है कि प्रताड़ित करने पर क्या क्या करते थे। दूसरा प्रश्न है, बेटी पर लगातार कमेंटबाजी होती थी, ठीक है, उसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती थी, जैसे अब आगे क्या करोगी, तुम्हारी फैमिली और भविष्य की योजना क्या है, इस तरह। चलो ये बात छोड़ो, हटाओ, ये तो ऑफिस में लोग पूछ ही लेते हैं कि परिवार में क्या कुछ कैसे है। चलो आगे देखो क्या लिखा है। सवाल, तीसरा सवाल, ऑफिस में फाइल और सामान के साथ क्या होता था। जवाब, उसकी पेन ड्राइव गायब कर दी गई, तीसरे दिन पेशकार ने उसे लौटाई, ठीक है। अगर तुमको पेन ड्राइव लेनी थी, तुम पेशकार हो। अच्छा मुझे समझ में आता, पेशकार है क्या, मतलब इसकी औकात ज़्यादा हो गई क्या स्टेनो वगैरह से या किसी भी चीज़ से, मतलब किस, मतलब पेशकार सीधी भर्ती तो मुझे नहीं पता क्या आती है, किस पद से पहुंचता है, आप लोग थोड़ा ये बताइएगा कि पेशकार क्या, मतलब पेशकार पेशकार इतना मैं 3-4 दिन सुन रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ पेशकार मैं भी बनूँ, अब सबको परेशान करूँ, कहीं भी जहाँ जहाँ पेशकार का पद हो सबको परेशान करूँ। ऐसे लाशें बिछी रहें, लाशें बौकाल रहे अपना, APS स्टेनो छोड़ो, पेशकार बनो। अब इसके पास ज़्यादा ताकत है, जज से भी ज़्यादा ताकत पेशकार के पास, तो आप लोग पेशकार बनिएगा अब, ठीक है। पेन ड्राइव गायब कर दी गई, तीसरे दिन पेशकार ने उसे लौटाया। पेशकार और चपरासी उसके बैग का सामान इधर उधर करके फेंक कर परेशान करते थे। अब बताओ, ये सब बदमाशी वही है ना कि योग्य लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे, जो बदमाश लोग हैं वही लोग नौकरी कर रहे हैं। अब ये बदमाशी नहीं तो क्या हुई, तुम परेशान कर रहे हो कोई तुम्हारा काम, ये अच्छे लक्षण है।
ये कोई कह सकता है कि नौकरी कर रहा है कोई वो आदमी है? ये सब बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं। तुम किसी का बैग खोल के सामान इधर उधर फेंक दो, बताओ क्या ढूंढ रहे हो तुम? तुम्हारी बिटिया नहीं है, तुम्हारा मेहरारू नहीं है, तुम्हारी लड़की नहीं, जाकर उसका बैग देखो, उसका सामान देखो, उधर फेंको फाको। फिर लिखा है तीसरा सवाल, सुसाइड से ठीक पहले बेटी की किससे बात हुई? जवाब, बेटी ने मुझे कॉल किया और कहा कि सिर में दर्द और चक्कर आ रहा है। मैंने कहा कि खाना खा लो, आराम करो, ठीक है। पिता का कहना है, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाने ही वाला था, लेकिन मुझे क्या पता कि उसकी लाश मिलेगी। सवाल, अब आप आरोपियों के खिलाफ क्या करेंगे? जवाब, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सज़ा दिलाई जाएगी। मेरी बेटी के दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अंकल ये तो मुश्किल है, ये तो उम्मीद नहीं लगा सकते इन लोगों से। सवाल, आपको किस पर शक है और वो लोग किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे थे? जवाब, कोर्ट के पेशकार और चपरासी मेरी बेटी का हैरेसमेंट कर रहे थे। मुझे उनके नाम नहीं पता, लेकिन ये दोनों ही मुख्य थे। लड़कियों कान खोल के सुन लो, बिट्टी जौन परेशान करे पूरी कॉपी बना के सबका नाम लिखो कि फलानवा ने आज ये बोला, फलानवा हमको ऐसे देख रहा था, ये कमेंट कर रहा था, सब कुछ कॉपी में लिखो, लिख के घर में कहीं छुपा कर रखो। अब घर वालों को बताओ कि मैं जो कुछ कर रही हूँ इसमें लिखा है, कुछ होता तो यही डायरी खोली जाए, ये कॉपी निकाली जाए, ठीक है। या ईमेल आईडी पर रखो, कहीं भी ऐसे करके रखो उसको, जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती। आगे फिर लिखा है, फिर सवाल है कि प्रताड़ना कितने समय से चल रही थी? जवाब, बेटी की पोस्टिंग के 2 से 3 महीने बाद ही प्रताड़ना शुरू हुई। मैंने शुरू में इसे नज़रअंदाज कर दिया। यहीं तो गलती हो गई अंकल जी। फिर लिखा है कि क्या आपने कभी किसी से शिकायत की? जवाब, अब यहाँ से आप लोग समझिएगा। हाँ, मैंने जज साहब से खुद इसकी शिकायत की थी, मैं उनसे मिला भी था, पूरे मामले की मैंने उनको जानकारी दी। मैंने निवेदन किया कि मेरी बेटी के साथ पारिवारिक व्यवस्था की तरह व्यवहार किया जाए। जज साहब ने कहा कि अब कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन 1 से 1.5 महीने बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जज तक को ये बात बताई गई। अब तो मेरी नज़र में यही है कि जज से बड़ा पद पेशकार का ही है, जिस हिसाब से ये कहानी चल रही है। जज तक ने भी उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। अरे तुम फटकार ही लगा दिए होते कि पेशकार ऐसे कर रहा है या चपरासी ऐसे कर रहा है, तुम औकात है किसी की? जज के सामने किसकी औकात? जज तो बड़े एक से एक अच्छे खासे आईएएस अधिकारी तक लपेट देते हैं, हाथ जोड़ खड़े रहते हैं कोर्ट में। अब या तो वो रील बाजी ही हम लोग को दिखती है यूट्यूब में, अलग बात हो, फिर हम लोग तो उसी से देख रहे हैं, अरे जज साहब ने एक आईएएस को रगड़ दिया, एक आईपीएस को सुना दिया, ऐसा कर दिया वैसा। अब यहाँ एक पेशकार को नहीं वो कर पाए, क्या जज साहब आप। फिर लिखा है, लिखित में शिकायत की थी? तो जवाब है नहीं, मैं सरकारी नौकरी में हूँ। लड़की के पिता कानून को हैं शायद, और लड़की का भाई दरोगा, ऐसे करके कुछ है, ठीक है। नहीं, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, यह कोर्ट का मामला था, इसलिए मैंने लिखित में किसी भी प्रकार की शिकायत करना उचित नहीं समझा। बेटी के दर्द को मैं समझ नहीं पाया और उसने परेशान होकर के सुसाइड कर लिया। सवाल, बेटी ने अपनी माँ को बताया था? जवाब, हाँ, बेटी ने माँ को और मुझे दोनों को पूरी जानकारी दी थी, लेकिन जज ऑफिस से मामला जुड़ा होने के कारण मैं कोई कदम नहीं उठा पाया। यही तो बात है ना, आदमी को दबा दिया जाता है। फिर लिखा है कि सवाल, क्या जातिगत प्रताड़ना भी हुई थी? जवाब, हर ऑफिस में जाति की वजह से परेशानी होती है। लोगों में द्वेष की भावना रहती है कि इतनी तैयारी करके मेरी बेटी यहाँ कैसे पहुँच गई, यह सब बेटी ने महसूस किया और इसी वजह से लगातार परेशान। मतलब ये लिखा हुआ कि बाकी लोग ये सोचते हैं कि ये SC ST वाला इस पद पे कैसे आ गया, OBC वाला इस पद पे कैसे आ गया, ये कैसे आ गया यार, हमारे बीच के तो पहले ये लोग रहते हैं, ये कैसे आ गए? ये जो लिखा वही मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा परेशान हो जरूरत नहीं, मैं थोड़ा खुराफात किस्म का आदमी हूँ। तो यही लिखा हुआ है, होता भी है। मुझे भी कुछ लोगों ने बताया कि भैया वहाँ जो पहले से लोग काम कर रहे हैं उनको बड़ी तकलीफ है, ये कहाँ से आ गया। तो वो लोग ठीक से पेश ही नहीं आते हैं, अच्छे से नहीं बातें करेंगे, ना कुछ बताएंगे। अरे बता देंगे तो यही। मुझे एक तो ये शिकायत मिली है कि कुछ वहीं के बाबू लोग स्टेनो काम देख रहे हैं। ये हर जगह होता है जहाँ भर्तियाँ नहीं आती है, तो वो लोग अधिकारियों को थोड़ा घिस उसके अधिकारियों को थोड़ा जी हजूरी करके उस पद पे पहुंच जाते हैं, वही काम करने लगते हैं। और जब असली वाला आदमी उस जगह पहुंचता है तो उससे चिढ़ने लगती है, अरे यार ये आ गया, अब ये काम करेगा, हम अपना यहाँ जमा के बैठे थे। ये सचिवालय के लिए सबसे खास है कि वहाँ जो APS का पद है वहाँ RO लोग APS का काम देख रहे हैं। तो ऐसे समझो कि जो जिस पद पर नहीं जा पाता तो वहीं के लोग वहीं काम कर रहे हैं, और फिर जब कोई उस पद वाला पहुँच जाएगा तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। अब चाहे जाति को लेकर करें या फिर अरे यार ये क्यों आ गया, ये कलुआ है, ये क्यों आ गया, मैं तो गोरा हूँ, ये इस जाति का, ये क्यों आ गया, मेरी जाति का कोई क्यों नहीं आया। जाति 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 हर जगह यही चल रही है। अभी एक IPS उसने अपनी जान दे दी, वह जाति की वजह से।
आए दिन सुनने मिलता। पता नहीं इन लोग के दिमाग में कौन सा कीड़ा भर गया। तुम नाली साफ कराओगे वही जाति का आदमी ढूंढोगे, गटर साफ कराओगे वही जाति का आदमी ढूंढोगे, लेकिन अब वो तुम्हारी बराबरी पे खड़ा हो गया तो तुमको चुन्ना काट गया। अपनी नाली अपने साफ करो, करो फिर अपने सब कुछ, फिर क्यों दूसरी जाति के लोग ढूंढते हो? खुद सब्जी बेच लो, खुद ही सब कुछ कर लो, खुद दुकान दौरी खोल लो, खुद पंचर बना लो, खुद सब कुछ करो, दूसरे क्यों ढूंढते हो फिर? और फिर कुछ हो तो फिर दूसरे के लिए खून जो लेते हो पता नहीं किसने दे दिया, कौन जाति का होगा, कौन धर्म, कौन मजहब का है, पता नहीं चलता, लेकिन खून बड़े चाव से चढ़ाओगे। जो सुई बना रहा, जो दवाई बना रहा, पता नहीं किस जाति का है, किस धर्म का है, लेकिन वो अब पैकेट में आ गई, खाओगे सब दबा के आराम से, ठीक भी हो जाओगे। तब जाति नहीं काम करती, लेकिन तुम्हारी बराबरी कोई खड़ा हो गया तब जाति जाति हो जाएगी। बोलने तो बहुत कुछ है। फिर लिखा है कि हाँ, वही सारी कहानी लिखी हुई है कि क्या कुछ हुआ। तो अब यही है कि पिता ने बताया कि कोर्ट के पेशकार और चपरासी नेहा को लगातार तंग कर रहे थे। उनकी बेटी को तंग करने वाले पेशकार और चपरासी को बचाने के लिए पुलिस अफसरों ने खेल कर दिया। उनकी शिकायत को नज़रअंदाज करते हुए पेशकार की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई। लड़की के पिता ने क्यों नहीं दर्ज की, अच्छा मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, हो सकता है कोर्ट के लोग हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी कुछ रही हो, इसलिए तो लड़की के पिता की भी तरफ से एफआईआर होनी चाहिए, तो उसको भी स्वीकार करो ना। फिर लिखा है कि हाँ, पूरी कहानी लिखी है कि कैसे कैसे मौत हुई है। तो ये तो कहानी थी, और नीचे कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, बाकी डीसीपी का बोलना है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई वगैरह की जाएगी। तो हड्डियाँ टूटी, अच्छा वो तो दूसरी खबर है। तो यही सारी खबर थी, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कुछ होता है, बाकी भगवान ही जाने। अब इतनी छीछा लेदर है या पेशकार चपरासी जो कुछ, मैं तो यही दंग हूँ, कब से सोच रहा हूँ कि पेशकार चपरासी इतना बड़ा पद कैसे हो गया। बाकी अब यही है कि जितने भी स्टेनो लोग हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही या बाकी और जो संगठन वगैरह जो कुछ भी इस पर कुछ करना चाहते हैं तो करना पड़ेगा। बात केवल एक लड़की की नहीं है, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको भी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, लोग परेशान कर रहे हैं। तो लड़कियों को देखो खुद से लड़ना होगा अपने लिए। समाज आप देख ही रही हो, ठीक है, कहीं भी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं, कतहूँ नहीं, चाहे गली मोहल्ले में हो, बाजार में हो, कहीं कहीं भी नहीं। आए दिन खबर आपको ऐसे देखने सुनने को मिलती रहती है। तो खुद से आप लोग सजग रहो। बाकी लाइसेंसियों से हो सके निकलवा कर रखो, आकू चाकू, जहाँ जरूरत पड़े बस धड़ाधड़ काम तमाम करो। अपनी बचाव के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अब देखिए इसमें क्या कुछ होता है। कानपुर खबर है, बाकी संघों वाले जो कुछ हो स्टेनो के, तो वो लोग अगर आगे आए कुछ करना चाहे तो कुछ करो। भी स्टेनो वाले अपनी एकता दिखाइए, ठीक है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाने का मतलब ये है कि बाकियों के साथ जो ऐसी परेशानी हो रही है उसको बंद किया जाए। आप नए नए हैं, ठीक है, तो आपको सिखाया जाए काम कि ऐसे ऐसे करना है, ये दिक्कतें आ रही हैं, जो आपका अधिकारी है वो आपसे अच्छा बर्ताव करे। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसी के खिलाफ आवाज़ उठानी है। और आपको दंगा फसाद नहीं करना है, बमबाजी नहीं करनी है। आवाज़ उठाने का मतलब अपने लिए आपको जो दिक्कतें आ रही हों वो मुद्दा रखिए, उस पर सामने से जो भी अधिकारी हों, आपके जज जो कोई भी हों, उनसे बात रखिए और कहिए कि ऐसे से होना चाहिए, हमें ये दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी लड़कियों से यही कहना कि देखो जान उन देने को कोई मतलब नहीं है। ऐसी नौबत आ रही तो सामने वाले को मार के मारो। मरना ही क्यों है, सामने वाले को मारो ना। हमारी क्या गलती, हम तो अपनी जगह सही हैं, सामने वाले को मारो। आसपास कहीं भी जो कुछ मिले उठा के फेंक के मारो, कैसे ही मारो, शोर शराबा करो, कुछ भी करो कि हमको परेशान कर रहा है, ऐसी सी बात है, शिकायत करो, कुछ भी करो, लेकिन सामने वाले जिसने आपको चोट दी है, तकलीफ पहुंचा रहा है, उसको परेशान करो। इतनी सी बात मेरी कहनी है आप लोगों से, बस। घुट घुट के नहीं जीना है, कह रहे कोई समाज क्या बोलेगा, समाज जाए तेल लेने, समाज से मतलब ही क्या है। समाज तो खुद इसी में और हाथ धो ले। वही समाज के तो हिस्से हैं ये पेशकार और वो चपरासी, ये अपराधी प्रवृत्ति के सब लोग हैं। वही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बच भी गई, बेटी पढ़ भी रही थी, फिर ये हो गया। क्या करेगा अब तो लोग यही कहेंगे ना कि अरे यार रहने दो बिटिया, तुम नौकरी ना करो, तुम घरे में बैठो, ब्याह करो, जाओ हटाओ, ना पढ़ो लो। पता नहीं अब तो और भी लोग डर गए होंगे, माता पिता लोग, कि यार हमारी बिटिया बाहर रह रही है, कैसे रह रही होगी, क्या कुछ ना हो जाए, पता नहीं। डर अब डर रहेगा, सब में रहेगा इस खबर से। अब तो लड़कियों को थोड़ा सजग रहना पड़ेगा और जान देने को कोई मतलब नहीं है। सामने वाले की जान लो, परेशान कर रहा है तो बदला लो, हम क्यों अपनी जान दें, ठीक है। तो बाकी अब मेरी बातें आप लोग के दिमाग में कितना घुसी कितना नहीं है तो अब आप ही लोग पता है।
बाकी परेशान नहीं होना, और जो मैंने बताया रिकॉर्डिंग वाला वो सब करके रखो खुफिया वाली। सचिवालय की एक बात आप लोग सुन लीजिए, फिर वीडियो खत्म करता हूँ। सचिवालय का एक अनुभाग अधिकारी था, वो समीक्षा अधिकारी थे लड़की या सहायक समीक्षा अधिकारी, पद ठीक से नहीं पता, उसको परेशान करता था, ठीक है, ऐसे ही छेड़ता छाड़ता था। तो लड़की ने क्या किया, अपने कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर के पास फाइलों के बीच में मोबाइल रखा था, या कोई कुछ खरीदी होगी, कुछ खुफिया कैमरा वगैरह, तो उसमें रिकॉर्डिंग कर ली, और वो छेड़खानी कर रहा अनुभाग अधिकारी, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। फिर लड़की ने शायद मुख्यमंत्री तक या कहीं भी उसको भेजा वीडियो, फिर आज वो जेल में है वो अनुभाग अधिकारी। आप लोग सर्च करना, ट्विटर पर मिल जाएगा या यूट्यूब पर सर्च करना, कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही है, करो, जान उन देने कोई मतलब नहीं है। जो आपके साथ गलत कर रहा है उसको उजागर करो, उसको परेशान करो, उसको जेल भेजो, उसको मारो, हम अपनी जान क्यों दें। तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।